हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां हम बात करते हैं औरतों के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और सक्सेस स्टोरीज पर। आज मैं देने वाली हूं एपिसोड 205 के जवाब। तो जो भी इस वीडियो में कमेंट आए होंगे एपिसोड नंबर 205 में, उनको मैं पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी उनके संतोषजनक आपको सॉल्यूशन और जवाब देने के। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन है, हाय दी, मैं आपके वीडियो 2 साल से देख रही हूँ। मेरे 3 साल की बेटी है। मैंने उसे कभी फोन नहीं दिया, पर और सब लोगों ने दिया। उसे फोन की आदत पड़ गई। अब वो मुझे किसी से बात नहीं करने देती है, ना ही मुझे फोन चलाने देती है। मैं क्या करूँ, प्लीज बताएं। मैं पहले भी आपको कमेंट किया है, प्लीज रिप्लाई। देखो, फोन से 100% बच्चों को बचाना, चाहे आप 100% बचा भी लें, लेकिन उसके दोस्त, कजन या घर के और मेंबर्स सभी के हाथ में फोन है, तो आप उसे बिल्कुल अनटच रख लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। लेकिन अब उसे आदत पड़ गई है, तो उस आदत को छुड़ाने के लिए आपको उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके अल्टरनेट में फोन के अगर आप कुछ और बच्चे के सामने ला पाए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली फोन छोड़ देता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको फोन नहीं चलाने दे रहा, किसी से बात नहीं करने दे रहा, तो अब आपको भी अपना यूजेज मिनिमम करना पड़ेगा, ताकि उसको एक मैसेज ये भी जाए कि फोन यूज सभी करते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है, रुकना भी होता है। अगर वो आपको देखेगी कि मम्मी अननेसेसरी या एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रॉल कर रही हैं या कुछ भी है, या फोन पे बात हो रही है तो घंटों हो रही है और कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको भी मैसेज जाएगा कि हम इतना इतना टाइम फोन में दे सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखो, बच्चे जो सुनते हैं वो नहीं करते, बच्चे जो देखते हैं ना वो करते हैं। तो ये आपके लिए अब चैलेंज है, आपको पहले अपने शेड्यूल में चेंज करना होगा। फोन आप कैसे और कितना यूज कर रहे हो उसके सामने, और अपने आप की लो, मैं भी नहीं यूज कर रही, आप भी नहीं करो, रख दो उसे एक किनारे। चलो हम खेलते हैं, चलो हम ड्राइंग करते हैं, चलो हम स्टोरी बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल तो नहीं बचेगा, लेकिन एक बस हमें बच्चे को ये समझाना है कि हाँ ठीक है, फोन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये सारा दिन लगाने के लिए नहीं है। आप रिलैक्स करने के लिए थोड़ी बहुत देर देखें, उसके बाद हटा दें। इतना चलता है, इतना बड़े लोग भी करते हैं। तो चैलेंज है ये, लेकिन क्या करें, है ये। जैसे हर फेज में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, इस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है पेरेंटिंग में यही है। आपके हस्बैंड भी टीचर हैं क्या? वो साथ में जनगणना करवा रहे हैं? नहीं, वो टीचर के पति हैं, और ज्यादातर के साथ में कोई ना कोई उनके पति, नहीं तो भाई भाई करवा ही रहे हैं। तो वो हमारी हेल्प करवा रहे हैं, बस ये मान के चलिए। किसी के पास लिजर्ड का इलाज है क्या परमानेंट? बहुत परेशान हो गई हूँ। देखो, जो एक मुझे समझ में आया ना, या तो मतलब एक तो सबसे बड़ा तो वही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उनके आने के रास्ते अगर आप किसी तरीके से बंद कर पाओ तो वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर ऐसी जगह है कि खुला है और वो उनका आना आप बंद नहीं कर सकते मैंने देखा कि जहां पर तीक्ष्ण गंध होती है ना, अब वो तीक्ष्ण गंध ऐसी नहीं है कि वो हमें भी बुरी लगेगी। जैसे ये ओडोनिल वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं ना टॉयलेट्स में, या फिर मैंने एक बार देखा कि साबुन और सर्फ का ना गोदाम सा था, पहले, बहुत पहले की बात बता रही हूँ। तो वहां पर साबुन की इतनी महक आती थी, तो वहां ऑटोमेटिकली चूहे छिपकली कुछ नहीं आते थे। तो आप कोई भी तेज गंध वाली चीज, जरूरी नहीं है कि बाजार का ही हो, या फिर जब आपने देखा होगा कि पुताई होती है, पेंट होता है नया, उस टाइम पे भी जहाँ ऐसी चीज जगह थी स्कूल में या यहाँ पे जहाँ छिपकली आती ही आती थी, उस दौरान में वो नहीं आती। तो कोई भी तीक्ष्ण गंध वाली अगर आप चीज वहां पे क्रिएट कर सकें कि हो जाए, तो काफी हद तक आराम मिल जाता है। बाकी लक्ष्मण रेखा वगैरह लिजर्ड में काम नहीं करती। चींटियों के लिए अच्छी है, कॉकरोचेस के लिए ठीक है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करती वो। तो कोई तेज गंध वाली चीज उनके आने वाले रास्ते की जगह पे आप टांग वांग दो, तो शायद आपका काम बन जाए। नेक्स्ट दी, मेरा एक भाई और मम्मी है, वो जॉब करती हैं। अगर मम्मी नार्सिसिस्ट हो तो कैसे डील करें? ना करियर बनाने देती हैं, बस कहती हैं सारे घर गृहस्थी बहुत ही परफेक्ट चलाकर फिर करियर को टाइम दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें भी कमियां निकाल कर कलेश करती हैं, हर टाइम लॉबी वाइप करती रहती हैं, जिसे हाँ दोनों डिस्टर्ब होते हैं, जिससे हम दोनों बहन भाई। और अगर करियर ना बन पाया ऐसे में, तो उसमें भी सुनाती रही कि कुछ नहीं कर पाओगे दोनों, जब हम दोनों बहन भाई उसकी इतनी सेवा करते हैं, बचन से ही घंटों पैसों को दबाना पैर होगा, मालिश आज तक करते आए हैं। देर रात में मुझे पीसीओएस भी हो गया, मेंटली फिजिकल, मैं दोनों तरह से बीमार हो गई हूँ। फिजिकल तो हील कर लिया, लेकिन मेंटली नहीं कर पा रही। क्या करूं बताएं दी प्लीज। उनकी बातों को
अपने ऊपर असर मत करने दो। अब देखो, किसी की बात हमें तभी बुरी लगती है जब हम उससे कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनली अटैच होते हैं, है ना। एक कहावत सी नहीं है, स्लोगन में आपने पढ़ा होगा कि अपने ही दिल दुखाते हैं, गैर तो धक्का भी लग जाए तो सॉरी बोलते हैं। वही चीज है। अब आप उनके साथ जुड़ी हुई हो क्योंकि आपकी माँ है, लेकिन जब वो माँ हो के माँ वाला कुछ कर ही नहीं रही, आपके हर तरफ से रास्ते बंद कर रही है जैसे कोई दुश्मन हो, ठीक है, तो आप उनके साथ अपना थोड़ा सा इमोशनल कम करो बॉन्ड जो है, और स्ट्रिक्टली अपने करियर की तरफ देखो। क्योंकि इस तरीके से कि घर गृहस्थी परफेक्ट चला के फिर करियर बनाऊं, देखो वो नहीं होएगा। और जब करियर बन भी जाएगा ना, तब भी घर गृहस्थी परफेक्ट परफेक्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मुझे तो ये समझ में आया। हमें क्या है, मैनेज करना है कि भाई हमारा घर गृहस्थी भी चल जाए और हमारा जो करियर हम बनाना चाह रहे हैं वो भी बना रहे, हम कमाने खाने लायक भी हो जाए, अपनी आइडेंटिटी भी बना लें, और साथ में हमारी घर गृहस्थी सर्वाइवल भी हमारा हो जाए, हमारा, हमारे पति का, हमारे बच्चों का, है ना। घूम फिर के अल्टीमेट टारगेट ये है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं लगभग सभी महिलाएं। ठीक। तो अब भैया इसमें वो अड़ांगे डाल रही हैं। अगर आप शादी से पहले ही इतना ज्यादा बंधन में रहोगे, शादी के बाद पता नहीं अगला घर कैसा मिला कैसा नहीं। अगर अभी इस एज में भी आपकी मान लो एज निकल गई, करियर ना बन पाया, तो वो इधर भी ताने दे रही हैं, गृहस्थी संभाल रहे हो वहां भी ताने दे रही हैं, जॉब नहीं बन पा रही वहां भी ताने दे रही है। इसका मतलब वहां से ताने आना परमानेंट है। उसको एक पार्ट मान लो कि भाई यहाँ से तो यही चीज आएगी ही आएगी। आप उधर से बिल्कुल फ्रीज हो जाओ कि यहाँ से मुझे कुछ असर नहीं पड़ रहा, ये तो कंटिन्यूस है। अब आप ध्यान दो अपने करियर पे, घर गृहस्थी उतनी चला लो जितना आपके लिए जरूरी है। बस खाना मिल जाए तीनों टाइम, कपड़े धुले मिल जाए, रहने लायक घर साफ हो जाए, बस। ठीक है, मेन प्रायोरिटी अपने करियर पे दो। मत पड़ो चक्कर में, नहीं तो मम्मी का मुंह सीधा होने का नहीं। देखो, जो चीज सास की है वही चीज है थोड़ी, हमारी माँ है तो कभी गलती ही नहीं कर सकती। सास भी तो किसी की माँ ही है। तो फिर अगर मम्मी ऐसी है तो फिर उन्हें भी मैं यही कहूंगी जैसे सास को कहती हूँ कि भैया फिर उनके गाने चलने दो बैकग्राउंड में, आपको जो करना है आप वो कर लो, क्योंकि वहां के गाने बंद नहीं होने। तुम सोचो कि अपना टाइम और एनर्जी लगा के मैं इन्हें खुश कर दूं, तो वो तो खुश होने की नहीं, तुम्हारी और बेकार हो जाएगी सारी जो भी प्लानिंग आपने लाइफ के लिए करी है। ठीक है, तो अब अपना उधर से ध्यान हटाओ, डिस्टर्ब होना बंद कर दो वहां से, और पूरा ध्यान लगाओ अपने करियर मेकिंग पे। नेक्स्ट, डियर, मेरी मम्मी बड़ी बहनों के सामने मुझे जलील करती हैं पर पीछे से बहुत प्यार करती हैं। अब बहन की बेटे की शादी में मम्मी की सारी तैयारी करवाई, पर शादी में दोनों बहनों के सामने मुझसे और मेरे बच्चों से बात तक नहीं की। अब 1 महीने से मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया है। तो उन्होंने भी कॉल करना बंद कर दिया जब मैंने उनसे कहा कि अपने शादी में मेरी बहुत बेइज्जती की। प्लीज आंसर। देखो, वो वही है कि उनका झुकाव जो है वो बाकी बहनों में है, लेकिन काम आप अच्छा कर देती होंगी तो वो अकेले में आपसे मीठा बोल के काम करा लेती हैं, लेकिन उन्हें आप में इंटरेस्ट है नहीं, सीधी सी बात। तो अब आपने एक बार अपने मन की बात कह दी, अब उन्होंने भी एक बात पे बजाय उसको क्लैरिफिकेशन देने के या फिर आपको समझाने के कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, उल्टा उन्होंने भी बात करना बंद कर दिया। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, वही बात सही है कि उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आपके मीठी बातों में बना के उनसे काम वाम लेना हो तो वो आपके पास मतलब सीधे मुंह बात करती हैं, अदरवाइज नहीं। तो भैया अपनी गृहस्थी में आप ध्यान दो, जिनके पास उनका ज्यादा मन जुड़ा हुआ है अब उन्हें उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना है, लिमिटेड मिलो जुलो। नेक्स्ट, मैंने आपसे पूछा था मैम आकाश के ऑनलाइन कोचिंग के बारे में क्या राय है आपके, कुछ बातें बताएं मुझे, 10th क्लास के लिए अपने बेटे के लिए करना है, प्लीज रिप्लाई। देखो, मैंने ना ट्राई नहीं करा। इनफैक्ट मैं खुद अभी सोच ही रही हूँ कि क्या ही करूंगी। बच्चे ऑनलाइन के लिए कभी हाँ कर रहे हैं कभी ना कर रहे हैं, और जो हमारा पुराना ट्यूशन था वो दूर पड़ रहा है। भांजू वाले में सिर्फ मैथ का है, मैं अभी भी पहुंच नहीं पा रही हूँ खुद ही। आकाश वाला भी एक बार डेमो क्लास चलाई थी, तो इन्होंने जो है उसे देख के ये बोला कि मतलब बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं। मतलब हमें तो सही लगा कि भाई ठीक है, हर बच्चा एक लेवल करनी है तो वो अपने हिसाब से, लेकिन उनको लगा कि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो अगर ऑलरेडी कोई पढ़ रहा हो, यहाँ पर भी जो लोग सुन रहे हैं, किसी ने अगर आकाश कोचिंग में 10th क्लास का करा हो, कुछ हो, वो अपनी राय इनके कमेंट के रिप्लाई में जरूर दे देना। ठीक है, एपिसोड 205 में जाके, तो इनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मुझे अभी जेन्युइनली कोई आइडिया है नहीं कि मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकूं कि हाँ ये है और ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, जी, मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। मेरे इन लॉज एंड हस्बैंड सबने मनी रिलेटेड बातों में बहुत झूठ बोले मुझसे। इनके घर में मेरे लिए एक रूम तक नहीं है, जिस रूम में रहती हूँ वहां जाकर उसमें एक दीवार बराबर ननद का पोस्टर लगा रखा है इन लोगों ने,
और बोलते हैं कि वो मेरा रूम है। इन सब चीज़ों से तंग आकर मैंने सोचा कि मुझे अपना घर बनाना है, तो मैंने अपना सारा गोल्ड सेल करके एक प्लॉट ले रही हूँ जिसमें ज़्यादातर गोल्ड मेरी मायके साइड का है। इन लोगों नाम की चीज़ें दी थी मुझे, बस अब मेरी सास ने मुझसे बोल दिया कि किसी को बताना मत कि गोल्ड बेच कर ले रहे हैं। बेइज्जती है इसमें, और अब खुद सबको बताती फिर रही है कि वो खरीद रही है। मुझे फील आ रही है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अब मेंटली भी फाइनेंशियली भी। मेरी सास का पता नहीं कैसी आदत है, अगर मेरे बेबी भी हो गया ना तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं अपना एहसान दिखाएंगी। पता नहीं किस तरह की औरत है। मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, समझ नहीं आता कैसे हैंडल करूं ऐसे लोगों को। देखो, उन्हें हैंडल करना ना अभी आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे रखो। पहली चीज, आप प्लॉट अभी ले रहे हो, पहले उसे ले लो, काम सारा पूरा कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, वो अपनी साइड से कह रही कि हम खरीद के दे रहे हैं, हम खरीद के दे रहे हैं। आप जिन लोगों से बात करो, आप सीधे बोलो कि हम गोल्ड बेच के लिया। उन्होंने आपको मना करा कि नहीं, बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? सच बोलने में क्या बुरा है? मतलब लोगों को ये नहीं लगेगा कि इन पे कितनी माया आ रही है कि भैया इन्होंने तो प्लॉट ले लिया। असली बात बताने में क्या दिक्कत है? ठीक है। और वो अगर आप नहीं बता रही तो वो भी तो झूठी बोल रही है, हमने लिया हमने लिया। तो बेफालतू का ये झूठ बोलना देखो मेरे को कभी समझ में आया नहीं। आपको कोई बात नहीं बतानी, छुपा जाओ, लेकिन अगर बतानी है तो सच बताओ। सीधा है। आगे के लिए मेरे को लगता है दिमाग से, मेरे को तो यही तरीका समझ में आता भाई। हालांकि लोग यही कहते हैं ऐसे नहीं बोलते, वो नहीं बताते, ये नहीं बताते। मैं हमेशा यही कहती हूँ, इतनी चल गई, इतनी कट गई, और भी कट जाएगी। लेकिन या तो बोलो मत, और बोलना ही है तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है। तो अगर आपके सामने कभी बात चले कहाँ से लिया, किसने दिलवाया, सीधे बोलो मैंने अपना गोल्ड बेच के लिया। बस। बेफालतू में वो अपनी हवा बना रही है कि हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। लोगों में लगा देखो भैया बेटा बहू को तो प्लॉट लेके दे दिया, बिना मतलब की होती है ये। अपने आप को ना इतना होशियार मानते हैं कि जैसे बस इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन झूठा, सीधा सीधा झूठा सब व्यक्तित्व। नेक्स्ट दी मेरी एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, मेरी माँ। यार ये माँ, आज सारे माँ ही नार्सिसिस्ट वाले एकदम लाइन से क्यों आ रहे हैं? मेरी शादी के 10 साल हो गए, मेरी माँ मेरी घर गृहस्थी में दखल देने से बाज नहीं आती। बहुत बार झगड़ा हुआ, फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे से फोन करने लगती है। फोन में केवल अपनी दोनों बहू की चुगलियां करती है। जब मैं मैके जाकर रह के देखा, वो सब आपस में बहुत खुश रहते हैं, बट जब मुझे फोन करेगी हमेशा रोना धोना, निगेटिव टॉक, ऐसे प्रिटेंड करना जैसे बहुत तकलीफ है उनको। बट मैं जब गई मैके देखा तो उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। इन रियल आई फील उन्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है, पर समाज, रिश्तेदार, भाभी लोगों को दिखाने के लिए उनकी बेटी से उनकी बातचीत है, इसलिए मुझे फोन करती हैं। ऑलवेज गॉसिप, नेगेटिव टॉक। मैं बात ना करूँ तो सबसे बोलती है भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। हाउ टू डील विद हर, प्लीज टेल। इमोशनल ड्रेन कर रखा है मुझे, विलन बना दिया मैके में। देखो, उनका फोन आए ना, बात करते रहो, सुनते रहो, स्पीकर पे रखो। एक तो खाली बैठ के ऐसे करके बात करो ही मत, स्पीकर पे करो ताकि आप अपना काम करते रहो। उससे क्या होता है, सामने वाले की बातों का असर कम हो जाता है, क्योंकि हमारा आधा ध्यान है, पहली चीज। दूसरी, जब वो बुराई करें ना तो बोलो कि मम्मी घर पे तो सब कुछ सही था जब मैं गई थी। या फिर सामने जब होता है ना तो एक आध बार, अब मतलब ये ज्यादा बड़ा तमाशा हो जाएगा, लेकिन आप अगर सोच के देखो, अगर आप एक आध बार उनके बेटे बहू के सामने वही बातें बोल दो जो आपकी मम्मी बोलती हैं, फिर उनकी क्या फजीयत होगी। लेकिन क्यों किसी का बुढ़ापा खराब करा, वही वाली बात। लेकिन आप फोन में ये कह दे करो कि मम्मी वहां तो तुम सही रहती हो, तो मेरे से क्या ही कर लोगी, बात करके क्या बिगड़ जाएगा। एक और दूसरा जवाब है और भी पॉजिटिव, आप सीधे कह दो कि मम्मी मैं इनमें क्या ही कर सकती हूँ, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, आप खुद डील कर लो, बस। और बाकी वो है कि उन्हें सुना नहीं है, स्पीकर पे फोन चल रहा है, हूँ हाँ अच्छा, अपना काम करते रहो, बस बोल बाल के खत्म हो जाएंगी, टल जाएगा ये संकट। नेक्स्ट, आई नो इट may seem silly but still when my kid was 1 year old, my MIL gifted him a robot and FIL sarcastically commented, "Don't be a robot." This statement is still with me. Now his daughter-in-law is in family. Why I want to give back that robot and want to ask him to gift it there with some same advice, so that they can get realization that every time taunt is not digestible. How to do that in very calm manner in front of everyone. सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ बता रही हो वैसे ही आपको देना है, और सेम बात कहनी है, लेकिन वही है जैसे उन्होंने बोला ना, डिट्टो रिक्रिएट कर दो सीन। बस याद करो उन्होंने कैसे कहा था, बिल्कुल वैसे ही बोल दो, जैसे को तैसा हो जाएगा। इस पे मैंने एक बार ना टाइटल लिखा था,
कि जो लोग टॉन्ट करते हैं या पॉलिटिक्स खेलते हैं या कुछ कर रहे हैं परिवार में, कि आपको ना उन्हें देख के, अभी तो आपके सामने खड़े हैं वो आपके अपोजिशन में, लेकिन आप उनको बारीकी से ऑब्जर्व करके ना उन्हीं की चालें सीखो और उन्हीं पे अप्लाई करो। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक डेमो करके दिखा रहे हैं ना, तो आपकी हेल्प ही हो जाएगी अगर आप अपने देखने का तरीका बदल लो। हमें कोई खेल नहीं आता तो हम क्या करते हैं, खेलने वालों को देखते हैं ना कि कैसे खेल रहे हैं, अच्छा ये करने से ये हुआ, वो करने से वो हुआ। अभी आप जो कहते हो कि आपको इतना सब कुछ कैसे पता है, वो देख देख के ही तो सीखा है मैंने। जो झूठे प्रपंची लोग हैं, बयान बदलते हैं, है ना, मुंह पे कुछ पीछे पीछे कुछ है। शुरू में मैं किलसती रहती थी, इरिटेट होती रहती थी, ये क्या है ये क्या है, लेकिन अब मैं ध्यान देती हूँ कि ये क्या है और देखती हूँ, समझती हूँ, अच्छा ये करने से ये हो सकता है। तो अब वो नेगेटिव चीजें हैं, मैं किसी और के साथ अप्लाई नहीं करूंगी, लेकिन अगर सेम पर्सन मेरे साथ कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि सामने वही बंदा है और उससे ही मैंने ये सब देखा है और सीखा है कि ये इस तरीके से ऐसे रिएक्ट करता है, तो मैं सेम चीजें उसके ऊपर वैसी की वैसी अप्लाई कर देती हूँ। और हालत ऐसी होती है ना, मजा आ जाता है सच में। तो आपको भी वो डेमो करके उन्होंने दिखा दिया क्या करना है, आपको बस सीन रिक्रिएट करना है। नेक्स्ट, गर्ल्स को फ्रीडम वाली बात पे मेरा मानना है, पहले सिर्फ लड़कियों के साथ गलत होता था तब समाज चुप रहता था, अब एक लड़की ने गलत किया तो बवाल मच जाता है। मेरे पास सिर्फ 2 बेटे हैं बट फिर भी मैं गर्ल्स को सपोर्ट करती हूँ। देखो, अति हर चीज की बुरी, बस मेरा मानना ये है, हर चीज में लड़का लड़की वाली बात ही नहीं, अति हर चीज की बुरी होती है। मेरी 6 साल की बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, क्या करूं, बेटी होगी। देखो, अगर अति में टूट रहे हैं, एक होता सीवियर, है ना, कि भाई प्रॉब्लमेटिक हेयर फॉल हो रहा है, तो आप ट्रीटमेंट ले लो। अगर क्योर स्किन वाला नहीं चाहिए, भाई 6 साल की बेटी आपको लग रहा है छोटी है, मुझे भी लगता है इतनी छोटी पे अगर नहीं करना चाहते आप ट्राई, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर भी दवाई दे देते हैं, होम्योपैथिक वाली करना, लेकिन एलोपैथिक वगैरह में किसी में मत जाना। एलोपैथिक अगर करना है तो ये ऐप ही सही है, क्योर स्किन वाली, ट्राया वाली, इतने ऐड आ रहे हैं, तो मैंने क्योर वाली तो ट्राई कर ही ली। तो इनका वो है अपना, अगर बाकी ये जो रहता है ना घरेलू उपाय, मुझे लगता है देखो जब आपकी प्रॉब्लम छोटी मोटी होती है जब तो ये काम कर जाते हैं, लेकिन अगर सीवियर हो जाता है तो आपको फिर दवाई लेनी पड़ती है। तो अगर ज्यादा हो रहे हैं तो थोड़े 1-2 महीने की, 2-3 महीने की होम्योपैथिक की दवाई कर लो। एक दो बार हुआ है ऐसा लाइफ में कि छोटी उम्र में जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुई उन्होंने दवाई करी, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरे हस्बैंड बाहर भी चले जाते हैं, कभी भी कॉल करके नहीं पूछते हैं कि कैसे रह रही हो, कैसे कह खा रही हो, जबकि उनकी मम्मी मेरे पास ही है और अभी हम साउथ में ट्रांसफर हो गए, अब वहां चले गए हैं, ज्वाइन कर दिया, लेकिन वह अभी अपने घर हैं, फिर भी कोई कॉल नहीं करते, कोई मैसेज नहीं करते, कोई जैसे मतलब ही नहीं है, पति पत्नी वाला कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसे बात ही नहीं करते। अपनी बेटी से बात करते हैं, बस मैं क्या करूं, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। अगर उनको बात नहीं करनी है, आपको भी धीरे धीरे वैसी आदत डाल लो, मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन है। आप ये इंतजार करना बंद कर दो कि वो फोन करें, मुझे ही करना है, मैं अकेली हूँ, मेरे को सरवाइव करना है, अभी हस्बैंड नहीं है, जब आएंगे तब उनके साथ टाइम बिताएंगे, बस अपने मन में समझा लो और फिर रहना शुरू कर दो। आप रोज उम्मीद ही मत करो कि वो फोन करें, उम्मीद छोड़ दोगी तो जिस दिन आ जाएगा लगेगा अच्छा भाई आज तो फोन आ गया, कह भी सकती हो इस चीज को मीठे से टोंट के रूप में, लेकिन आप उम्मीद करना छोड़ दो तो वो आपके हाथ में है और आपका कष्ट खत्म हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे पति मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, उनके अपने भाई बहन ही अच्छे हैं, वो सब उम्र में भी बड़े और सबकी शादी हो गई, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी गलत बोलते हैं। मेरे बच्चे फैमिली के सभी बड़ों से पहले बात करते हैं, जब भी उनसे मिलते हैं हम लोग उनसे दूर रहते हैं, मेरे लिए नहीं बोले, लेकिन मैं चाहती हूँ वो लोग बच्चों के लिए खड़े हों, क्या करूँ। वो मेरे पति के सामने मुझे गाली देते हैं, तक कि मेरे बच्चों को भी गाली देते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि मैं सुन ली, मेरे बच्चों के लिए नहीं सुनूंगी, मेरे साथ मारपीट करते हैं बहुत, क्या करूँ। देखो, अगर मैं यही कहने जा रही थी कि अगर वो नहीं बोलते तो आप अपने लिए खुद बोलो, लेकिन उसका आपने आगे दिया कि अगर आप बोलती हैं तो आपके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, तब अगला वो आता है नंबर कि पुलिस कंप्लेंट करने का, ठीक है, या फिर ऐसी जगह खड़ी होकर बोलो कि उनके हाथ ही ना पहुंचे, इतनी दूर उनसे खड़े हो और पहले ही कह दो कि अब मैं बोलने जा रही हूँ ना, अब ये चालू हो जाएंगे मुझे पीटना, लेकिन अब मैं जाऊंगी सीधे पुलिस स्टेशन। पुलिस के जाओ मत, लेकिन धमकी तो दो
कुछ तो दहशत होनी चाहिए आदमी को, वरना ऐसे कैसे चलेगा। मतलब आप गाली सुनो, आपके बच्चे गाली सुने, आपके लिए कोई बोल भी नहीं रहा, आप खुद बोल रहे हो तो आपको मारा पीटा जा रहा है। और कितना टॉर्चर चाहिए हमें पुलिस की सहायता लेने के लिए। ऑलरेडी काफी कुछ हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो अगर जाना नहीं भी है पुलिस के पास, घर वालों को अपने बुलाओ, वहां भी कुछ नहीं हो रहा, एटलीस्ट धमकी दो कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी। एक बार भी पुलिस आ गई ना घर, धमका दिया, उससे फर्क पड़ जाता है। क्योंकि अब ये जो इतने सारे केस हो रहे हैं, ये यही तो है, जब ये चीजें शुरू होती हैं हमें लगता है कि ठीक है थोड़ा एडजस्ट करें, लेकिन पता नहीं कब और कितना बड़ा हो जाए। मैम वुमन कैसे अंदर से बहुत मजबूत और साहसी बने। देखो, मजबूत और साहसी बनने के लिए ना हम कुछ कर नहीं सकते, भगवान हमें सिचुएशन देते हैं और हमें डर लगता है। लेकिन जब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता और फिर हम उस सिचुएशन में घुसते हैं और फिर हम उस सिचुएशन को डील करके उससे पार निकल जाते हैं, तो हम पहले से ज्यादा मजबूत, और हमारे अंदर हिम्मत भी उन्हीं घटनाओं को याद करके आती है कि वो भी तो हमने किया था, तो ये भी कर लेंगे। जितनी कोई औरत मजबूत और साहसी आपको दिख रही है, इसका मतलब उसने उतने ही खतरों का, उतने ही मुश्किल समय का, उतने ही कठिन टास्क उसने परफॉर्म करे हैं। मान के चलो, हिम्मत और साहस मुश्किलों से आती है। कंफर्ट जोन में, आरामदायक जीवन में आपको कभी ना आप हिम्मत वाली बनोगी ना कभी साहसी बनोगी। तो जब कोई प्रॉब्लम आए, डर लगना इट्स ओके, घबराहट होनी इट्स ओके, ठीक है, लेकिन भगवान का नाम लो, उस काम को कर जाओ। और जब उस काम को कर जाओगे, अपने आप धीरे धीरे आपकी हिम्मत, कॉन्फिडेंस, साहस सब बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी पोस्टिंग होम सिटी से दूर है, मेरे पति एंड बच्चे वहाँ रहते हैं। मेरे सास ससुर ने मेरे साथ डिलीवरी टाइम में बहुत गलत किया, मुझे सिजेरियन के 10 दिन बाद से ही सब काम करना पड़ा, उसी टाइम मेरी जॉब भी लगी थी, सब कुछ मैंने खुद 2 बच्चों के साथ अकेले मैनेज किया। हस्बैंड प्राइवेट जॉब में थे, अब हस्बैंड ने जॉब रिजाइन कर दिया, वो हमारे साथ ही रहते हैं, यही जॉब करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैम मेरे इन लॉज की वजह से मैंने 5 साल डिप्रेशन की मेडिसिन खाई हैं, जब जरूरत थी तब वो बहुत टॉक्सिक थे, उनकी वजह से ही हबी ने जॉब छोड़ा था। अब इन लॉज फिर से मेरे पास आ गए हैं, जब मन करता है आते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। सासू माँ तो बोलती भी नहीं मुझसे बिल्कुल, मैं भी बात नहीं करती, पर पता नहीं मन शांत नहीं होता, दिमाग में केवल वही लोग घूमते रहते हैं, क्या करूं। देखो, अपने दिमाग में आपने उन्हें एक कमरा दिया हुआ है, वो भी बिना किराए के, है ना, आप ही उससे टॉर्चर हो रही हो। एक तो ये नहीं समझ में आ रहा, जब वो आपसे नहीं बोलती, आप उनसे नहीं बोलती, वो घर में आके रह क्यों रही है, कैसे सरवाइव होता होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगी, आपका जो सबसे कठिन समय था आपने वो निकाल लिया, ठीक है। अब आपकी जॉब, अपनी सेल्फ केयर और अपने बच्चे, अब आप उनका आना जाना ऐसे रखो कि ठीक है यार, जब इनका मन करेगा आएंगे, जब इनका मन करेगा नहीं जाएंगे। द बेस्ट यू कैन डू कि आप उनसे बात नहीं करो, तो आप उनसे बात ऑलरेडी नहीं कर रहे, ठीक है। इतना और अपना कवच क्रिएट कर लो कि बस दिखने भी बंद हो जाए एक तरीके से, मशीन की तरह उनका काम जो बढ़ेगा उनके आने से वो करा, ठीक है, छुट्टी। और आप अपने ऊपर इतने ध्यान दे लो, अपने अंदर इतने मस्त हो जाओ, सही मैं कह रही हूँ, ध्यान देने का मतलब मस्त हो जाओ, अपने आप में इतना खुश रहना शुरू कर दो कि उनका आना जाना आपके ऊपर असर डालना बंद कर दे। क्योंकि ये एक अजीब सी सिचुएशन है, अगर अभी नहीं रुक रही तो आपके किलसने से भी नहीं रुकेगी, उल्टा आपके कई साल और बर्बाद हो जाएंगे, जो 5 साल आपने डिप्रेशन में काटे, है ना। अब अपने आप को बोलो कि बहुत हो गया, बस वो ही थे, अब और नहीं। जब आप अपने मन में समझा लोगी और नहीं, अपने आप में मस्त रहो। अगर जॉब, घर और बच्चों के बाद भी टाइम बच रहा है ना, अपनी किट्टी ज्वाइन करो, कहीं कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करो, कुछ भी करो, इतने व्यस्त रहो अपने आप में कि बस जरूरत, मतलब दिमाग में जगह ही ना बचे उनके बारे में सोचने की। यही सबसे बेस्ट तरीका है। और ये खाली सास ससुर का नहीं, हर एक टॉक्सिक आदमी का है। अगर आप अपने आप में इतने व्यस्त हो जाओ ना, एक होता है यहाँ तक गले तक भरना, एक होता है यहाँ तक भरना, इतने काम में अपनी एनर्जी लगा लो, कुछ क्रिएटिव में, जहां भी आपका हिसाब बने, इतने व्यस्त हो जाओ कि आपके पास दुखी होने का टाइम ही ना हो। बस डिप्रेशन की दवाई खाने से बेटर है कि थकान हो गई, दर्द की दवाई खा। नेक्स्ट, मैंने 2 बार कमेंट किया, आपने बोला एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़ते, लेकिन मेरा आंसर नहीं दिया, रिप्लाई में भी नहीं है, प्लीज हेल्प मी। देखो, मैं आप पढ़ रही हूँ ना आपका, यानी कि कमेंट तो मैं पढ़ रही हूँ, अब वो कैसे छूटा है रियली आई डोंट नो, ठीक है।
और एक इस पे भी आया था कि जो कह रहे हैं कमेंट नहीं छोड़ा, शायद उनका किसी कमेंट के रिप्लाई में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम लिख दी, तो रिप्लाई में खोलती नहीं हूँ, शायद उस वजह से उनका कमेंट मिस हो रहा है। नेक्स्ट, मैं इतना तंग आ गई हूँ कि दी ना तो ससुराल में रहना चाहती हूँ ना ही मैके में, क्योंकि सभी टॉक्सिक हैं। जब मुझसे काम रहता है तो बड़े अच्छे बन जाते हैं, उसके बाद कुत्तों की तरह भगाते हैं। अब सास ससुर और हस्बैंड बोल रहे हैं जाओ अपने घर में, मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरा बेटा चुपके से घूमने निकल जाता है। सड़क है, बड़ा मार्केट है, बहुत गली है, उसमें पता नहीं किधर क्या है, मुझे डर लगता है कुछ हो ना। और ससुराल गांव में है जहां जिधर भी जाए कोई दिक्कत नहीं। क्या करूं मैं, मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरे मायके में कोई बच्चा नहीं खेलने के लिए, साथ में बाहर गांव के हैं तो बहुत एडवांस है, फिर भी मैं चिल्लाते चिल्लाते फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। तो सिंपल बोल दो कि मुझे नहीं जाना, हाथ पकड़ के थोड़ी निकाल देगा कोई। सिंपल बोल दो मुझे नहीं जाना, मैं यही सही हूँ। नेक्स्ट, सुनीता जी ये बताइए कि भाई अगर बहन को किसी भी चीज में तवज्जो ना दे तो कितना इग्नोर करें। फॉर फिर वो ये चाहे कि कैसा भी बिहेव करूं पर दूसरा इंसान उसकी हर बात माने, जबकि सामने से उसे बता चुकी हूँ कि कई बार रिश्ते चलाने हो तो सही बिहेव खुद भी रखना पड़ेगा। दिमाग में गोबर ही भरा पड़ा है उसके, रिश्ते चलाने की समझ नहीं, बल्कि माँ बाप के फोन भी रिकॉर्ड कर लिए थे। तो बताओ, घर पे बात करने में भी डर लगता है। पता नहीं कभी अब भी करता है या कैमरे लगाए हुए हैं। अब मैं 100 बातें अपनी माँ से करूँ तो मेरे ससुराल के रिश्तेदारों तक अपनी घुसपैठ रखने की कोशिश करता है। जरूरी थोड़े ही हर फोन पर उन लोगों के बारे में ही बात हो, और भी बातें होती हैं, अपना मन हल्का किया जाता है, कुछ भी बातें हो सकती हैं। देखो, एक तो आपकी मम्मी पापा को एक ये सिखा दो कि रिकॉर्डिंग बंद कैसे करनी है, और दूसरी चीज है अगर यहाँ पर अपने मम्मी पापा से बात करने में इतनी आपको अड़चने आ रही हैं, जरूरी नहीं है कि दुनिया में माँ बाप ही हैं जिनसे बात करी जा सकती है। आप कोई और जिससे बात कर सकती हो उससे कर लो, लेकिन जब ऐसा क्रैक भाई हो, आपकी कहना चाहिए आप अपना मन हल्का कर रहे हो, यानी कि कुछ स्ट्रेस है, किसी की बुराई है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, आप वो बता रहे हो। अब एक ऐसी पनौती आपकी लाइफ में बैठी हुई है कि वो इन बातों को जाके पता नहीं वो कहाँ और कैसे यूज करेगा। पता लगा आप मन हल्का करने के चक्कर में दिमाग और भारी हो गया। समझ रहे हो? तो भैया इन चक्करों में पड़ो मत। मैं हमेशा कहती हूँ मन हल्का करने वरने के चक्कर में ना किसी से बातें करना बेकार है। जो कुछ जानेगा वो आपकी बात को कहीं ना कहीं कह भी सकता है। इससे बढ़िया तो जो मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पे कमेंट कर लिया, मुझे कहानी याद रह जाती है, लेकिन आपका नाम, कहाँ रहते हो, फोन नंबर, आपके रिश्तेदार कौन है, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। तो कोई आपकी बात पूरी सुन भी लेगा, लेकिन आपको ये वो नहीं है कि वो जाके कहीं और कह देगा, है ना? तो ऐसे जगह तो फिर भी ठीक, लेकिन अपने यार दोस्तों में, या मैं कहती हूँ ना डायरी डायरी में भी लोग लिखते हैं। अभी मैं अपनी एक सहेली को बता रही थी कि उसके डायरी उसके ससुर पढ़ने लगे, कि मैंने तब से लिखनी छोड़ दी। मैंने कहा भाई डायरी लिखी जाती है अपने कामों की प्लानिंग के लिए, सब कुछ के लिए, है ना? तुम उसमें किसी की बुराई भलाई क्यों लिख रहे हो? और मान लो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ऑन पेपर, कहते हैं टेक्निक है, आपने लिख भी लिया, आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल गई, उस कागज को हाथ के हाथ उठाओ, फाड़ो, जलाओ, मतलब खत्म कर दो। किसी के हाथ में ऐसी चीज आपके पड़े ही क्यों कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हम खत्म कर रहे थे, अपने दिमाग से निकाल रहे थे, वो और विकराल रूप रह के आपके सामने खड़ी हो गई। तो बचो। अब ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, अपने मम्मी पापा से बात करो, बात करना बंद मत करो, लेकिन बिल्कुल फिल्टर लगा के बात करो कि तू सुन ले और पूरे जमाने को सुना दे, अगर इसमें एक पॉइंट भी कोई निगेटिव किसी के लिए भी मिल जाए। करो बात अपने मम्मी पापा से, नॉर्मल हाय हेलो हाल चाल, बस। भाई अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं है तो हमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, बस यही तो चीज है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं वही हूँ जिससे आपने कहा था कि अपने में इतना मस्त रहो कि सिबलिंग रखे या ना रखे कोई फर्क ना पड़े, इतना कैपेबल बनो अपने आप को। ये सब तो ठीक है, बट वहाँ पेरेंट्स डू द सेम थिंग। मैं कितनी बार रोई होंगी अपनी माँ के सामने कि मम्मी आप आपके 3 बच्चों के लिए हो, मेरे लिए कभी नहीं थे, मैं तो हमेशा माँ माँ ही करती रह गई। आप मेरे साथ ऐसा किया, हर जगह उनको लेना, उनको देना, चलो दो आपकी चीज, आप किसी को भी दो वो खुश रहे, इसलिए अपनी साइड ही कर दिया। हर जगह मैं रोती रह गई बुखार में, लेकिन आप कभी मेरे आंसू पोंछने नहीं आई। क्या हुआ? मैं उम्मीद करती ही रह गई एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं 25 की हो गई, मेरा वहम सच हो गया, आप ही गलत थे। आप हूँ नहीं रखना चाहती थी ना आपके बच्चे, आप मेरी माँ ही नहीं थी। माई मदर वॉज इन साइलेंस, जैसे कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो, वेन आई क्राइड एंड सेड एवरीथिंग दिस टू मॉम हिज ब्रोक
दिस टू मॉम, दिस ब्रोक मी कम्प्लीटली, कैसे निकलूं इन सबसे बाहर, बहुत घुटन होती है, सच में आसपास रोज कुछ ना कुछ होता है। देखो जब कोई हमारा प्यार भरा रिश्ता, चाहे वो एक तरफा हो, और वो टूटता है, हमें पता नहीं है, तब तक हम असमंजस में हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उस आदमी को दोबारा जोड़ने की, अपनी लाइफ में लाने की। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हमें समझ में आ जाता है कि सच में कुछ था ही नहीं। होता है उस दिन, जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं होती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, सेम होती है। तो अब आपके साथ वो हुई है। टाइम लो, हड़बड़ी मत करो, लेकिन रियलाइजेशन हो गया, धीरे धीरे इससे बाहर निकलोगी और फिर अपनी लाइफ में मस्त रहो। मैम वैष्णो देवी ड्राई फ्रूट्स क्यों ले जाते हैं, आप क्यों ले गए और क्या क्या ले जाना चाहिए? देखो वैष्णो देवी ड्राई फ्रूट्स ले जाने का सिंपल लॉजिक सिर्फ ये था कि जब आप वैष्णो देवी में भवन के अंदर होते हैं तो ड्राई फ्रूट्स के पन्ने में जो नोट लगी होती है उसको वो खोल के थोड़ा सा एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट लेके माता रानी पे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो आपको 10 से 12-15 सेकंड का एक स्लॉट मिल जाता है, जो लाइन में लगते हुए वो आना और एकदम कहते हैं ना चलो चलो चलो, वो बीच में एक छोटा सा आपको 10-12 सेकंड का एक स्लॉट मिलता है जिसमें आप अच्छे से दर्शन कर पाते हो। बस पहला लॉजिक तो ये। और दूसरा, वैसे तो आप प्रसाद जब ले जाते हो वहां पे जो चढ़ाते हैं वहीं से लेते हैं जो प्रसाद, उसमें सब कुछ होता है, लेकिन एक थोड़ी सी फील आती है कि हम अपने पास से भी कुछ ले गए। और कुछ भी ले जाओगे तो वो वहां पे चढ़ाएंगे नहीं, ड्राई फ्रूट्स वो चढ़ाते हैं। तो पन्नी में एक गांठ भी अगर आपने लगाई है, उसको आपने दिया कि ये ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वो उनको खोलेंगे, ऐसे मुट्ठी लेंगे, चढ़ाएंगे, इतने में आप अपना आराम से पिंडी के दर्शन कर लो। बाकी मुझे लगता है देखो, जो वहां के लिए स्पेशल है कि यहाँ ये चढ़ता है वो चढ़ता है, वो सारे तीर्थ स्थानों पर वहां के रेडीमेड प्रसाद के थैले मिलते हैं, उसमें सब कुछ होता है, एक्स्ट्रा आपको ले जाने की जरूरत कुछ नहीं है। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरे एफडी के पति दूसरी, एफडी के पति फ्रेंड के पति होंगे, इतना शॉर्ट दूसरी लेडीज से बहुत क्लोज फ्रेंडली होते हैं, उसके सामने ही कहीं ट्रिप पर जाते हैं, वहां भी उसे लगता है उनके होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उनकी उन्हीं लेडीज के सामने जलील करते हैं। उसको 15 साल में कभी उसके पति से प्यार नहीं किया, इस बात का फायदा बाकी सास और लोग लेकर पति के सामने कुछ और, अकेले में कुछ और बिहेवियर करते हैं। एक बेटी है, देखो टिट फॉर टैट अपनाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम इतने बेचारा फील करते क्यों हैं कि कोई हमें पूछे, कोई हमें प्यार करे, कोई हमें वैल्यू दे? अरे अपनी वैल्यू खुद करो, कोई बेइज्जती कर रहा है पलट के करो, है ना। एक फिल्म देखी थी मैंने, चटनी, शॉर्ट फिल्म, उसमें टीशा टिस्का चोपड़ा, हाँ, जो तारे जमीन पर मम्मी थी वो थी। अब वो ना थोड़ी सी उसमें उसको शक्ल से अगली बना के दिखाया हुआ था, दांत वांत बाहर करके, तैयार ढंग से नहीं करके, इस तरीके से। और वो देखती है कि उसका पति फ्लर्ट कर रहा है उसके सामने ही सब कुछ, और वो बेइज्जत हो रही है पार्टी में, कि उस सब देख रहे हैं कि मतलब हाँ पत्नी वहां खड़ी है और वो फ्लर्ट कर रहा है। जब उसकी वो जिससे फ्लर्ट कर रहा था, मतलब वो लेडी घर तक आती है ना मिलने, तो उसको अच्छा से बैठाती है, उठाती है, सब कुछ है, वो बताती है उसको बढ़िया बढ़िया बातें उसके पति की, कि कैसे मर्डर कर सकता है ये, या जब शादी हो जाती है या औरतों के साथ अकेले में कैसा है कैसा नहीं है। तो भैया अगर कोई हमारे साथ इज्जत से पेश आ रहा है, देखो अच्छा होना ठीक है, लेकिन इतना अच्छा होना कि कोई भी आपकी बैंड बजा के चला जाए, वो गलत है। अब वो कोई भी, मैं लिटरली कोई भी, पति, माँ बाप, भाई बहन, ये नहीं कि बाहर की दुनिया, दोस्त, अपने भी, अगर आपकी इतनी ज्यादा बेइज्जती करते हैं कि आपका जीना मुश्किल हो रहा है, आपकी लाइफ आपको लग रहा है कि बर्बाद हो गई है, तो बैंड बजाओ, टिट फॉर टैट करना सीखो। बिना देखे ही दी परेशान रहती हूँ पर आप है ना। मैं हूँ सही में। नेक्स्ट दी, मैंने पहले भी मैसेज किया था, आई लॉस्ट माई बेबी आफ्टर डेज ऑफ माई डिलीवरी। मेरी ननद ने इतना मेंटली हरास किया था, मैंने और हस्बैंड ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, लेकिन अब वो हस्बैंड को मैनिपुलेट कर रही है, हर रोज कॉल आती है उसकी। हस्बैंड को मेरा हस्बैंड के अलावा और कोई नहीं है, वो अपनी बहन से वापस मिलना चाहते हैं, मैं उनको कभी नहीं रोका, लेकिन वापस मेरे घर में उसका आना मुझे उस ट्रॉमा में ले जा रहा है। मैं क्या करूं जिसमें हस्बैंड से झगड़ा हो और मन भी शांत रहे। वो मेरी ननद मंथ में 10 दिन यहीं रहना शुरू कर देगी पहले की तरह, फिर हस्बैंड के साथ डेली झगड़े होंगे क्योंकि वो आंसू गिराकर सच्ची हो जाती है। प्लीज 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 हेल्प मी। देखो जिस तरीके से, है ना, जिस तरीके से वो पहले रहती थी वो वैसे नहीं कर पाएगी, यकीन करो, क्योंकि अब ये जो बीच में गैप गया है ना, आपके और आपके पति का बॉन्ड उससे स्ट्रांग हुआ होगा पहले की अपेक्षा।
दूसरा जो मैं अभी कह रही थी कि जो नाटक कर रहे हैं या आपको अपनी मैनिपुलेशन की वजह से हरा देते हैं, उनकी चालें सीखो और उनकी चालें उन्हीं पे अप्लाई करना सीखो। तो ट्रॉमा में मत जाओ, अपने आप को विश्वास दिलाओ कि अब आप पहले जैसी नहीं रही, आपके और आपके पति का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, अब चीजें आपके कंट्रोल में हैं, थोड़ा सा बैकफायर आप कर सकते हो अब। नेक्स्ट, दीदी मेरे इन लॉज ने कभी मुझे किसी भी तरह से हम लोगों को मेरे हबी के सामने और उनके एक्सपायर होने के बाद सपोर्ट नहीं किया। मेरे पास उनका कुछ भी नहीं। अब मेरे बेटे को पढ़ने के लिए बाहर जाना है, तो एक बार मैंने अपने बेटे को उसकी दादी से मिलाने के लिए सोचा। पहले वो रेडी नहीं था, फिर मेरे समझाने पर रेडी हो गया। क्या मैंने सही किया सिर्फ उनके आशीर्वाद के लिए? जी, बहुत आपने बड़े दिल का परिचय दिया है, कुछ गलत नहीं है इसमें, सही किया। मैम मेरे मकान में एक ही भाई है जो भाभी के साथ मिलकर मेरे मम्मी पापा को बहुत परेशान कर रहा है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ बट मेरी पोस्टिंग अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड के। वहाँ उनका मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ? वो उनको मारने तक तैयार है। उनके नाम करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की, फिर भी उनकी कोई इज्जत नहीं करता। देखो फिर इसमें डिसीजन ना आप अपने पेरेंट्स को ही लेने दो, कानून उनके साथ है। थोड़ा बस उन्हें इमोशन से अलग हटके दिमाग से सोचने की जरूरत है। आप ज्यादा स्ट्रेस ना लो, अपने मम्मी पापा को मोटिवेट करो कि जब वो आपको जन्म दे के बड़ा कर सकते हैं, इस काबिल बना सकते हैं, तो वो ये सिचुएशन भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जीरो विल पावर को कैसे बढ़ाएं? मेरा विल पावर बहुत कमजोर है। देखो मेरे को वही अभी जो आया था ना, साहस और हिम्मत कैसे बढ़ाएं, ये चीजें ना आप पर्पजली नहीं कर सकते। लाइफ में मुश्किलें आती हैं, आप उनसे बाहर आते हो और फिर आप जीत जाते हो। विल पावर का क्या है? जो चीज आपको करनी है उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वो इतनी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी आपकी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी। उस चीज को सामने रखो, एज्यूम करो, तस्वीर लगाओ उसकी, कुछ भी है ना। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि या तो ये या कुछ नहीं, तो फिर आपकी विल पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो जुनून चाहिए किसी चीज को वो पाने का, या जो भी आपको जिस चीज के लिए भी विल पावर करनी है, मान लो आपको पढ़ने के लिए करनी है, मान लो आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको अच्छी सी फिगर बनानी है, आपको करियर बनाना है, तो उसको बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आएगा, उस चेंज को आप रट्टा मारते रहो कि भाई वो करना है इसलिए करना है, वो करना है इसलिए करना है, अपने आप आपकी विल पावर इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट, मैम जून हॉलीडे पर ननंद घर आ रही है, वो बैंक में नौकरी करती है, क्या मुझे उसका सुबह का खाना बनाना चाहिए जल्दी उठकर, या उसका काम है अपना खाना बनाए, और क्या काम करना चाहिए जब ननंद घर आए? मैम मेरा 3 साल का बेबी भी है। देखो अगर वो आ रही है, ननंद घर आ रही है, तो देखो अगर आप सुबह अपना नाश्ता बनाती हैं जिस टाइम पे, तो उसका भी बना दें। अगर आपका थोड़ा लेट होता है और कुछ दिन के लिए आ रही है और बॉन्डिंग ठीक है, तो उठ के बना दो। एक वही रहता है कि हाँ देखो मैं गई तो भाभी ने बना के दिया। अगर टॉक्सिक है, आपकी बैंड बजाती है ना, कि आप बना के भी दो और उसके बाद भी आपकी लंका लगा रखी है उसने, तो फिर मत दो। डिपेंड करता है कि आपको और उसका रिश्ता कैसा है। अगर सामान्य है, तो अगर हमारे यहाँ कोई आ रहा है ना और वो ऑफिस जा रहा है, तो काम हमारा ये है कि ठीक है चलो बना देते हैं। उसका काम ये है कि तू अपने घर पूरा बना के ले जाती होगी, एटलीस्ट तू भी सुबह उठ और हेल्प कर, है ना। तो देखो ये इनमें से क्या कंडीशन आपके केस में अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, मेरे पति कह रहे हैं कि घर पे ही परचून की दुकान खोल देता हूँ, चलाओ मुझे भी हेल्प हो जाएगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे गांव में पहले से परचून की दुकान, राशन की दुकान है, तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? मुझे बिजनेस का कोई आइडिया भी नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपने पति से कहा मैं सोच समझ के आपको कहूंगी। अब आप मुझे बताइए दीदी मुझे क्या करना चाहिए? देखो पहले से दुकानें हैं इसका मतलब हमारी दुकान नहीं चलेगी, ऐसे नहीं होता। असंख्य केस मैंने देखे हैं कि पहले से जमी जमाई दुकानें हैं, लेकिन कोई नया लड़का, कोई नई दुकान आई और छा गई। परचून की दुकान हो या जितना ज्यादा सामान आपके पास मिलेगा अवेलेबल, लोग आपके पास आएंगे। आपका व्यवहार सेकेंडरी चीज है, सबसे बड़ी चीज है वैरायटी। जितनी ज्यादा वैरायटी आपके पास होंगी, ज्यादा सामान मिलेगा, लोग आएंगे। तो अगर आप कर सकती हो तो करो बिजनेस, उसमें कुछ आइडिया नहीं है, सिंपल सा रूल है, सामान सब मिले। एक होता है ना कि ये चीज खत्म हो गई यार, उस पे मिलेगी नहीं मिलेगी, उस पे मिलेगी, तो हमारे दिमाग में भी एक दुकान आती है तुरंत, उस पे सब मिलता है, ऑटोमेटिकली आपकी सेल बढ़ेगी। नेक्स्ट, दी अपनी इयरिंग कलेक्शन शेयर करो। बहुत सारे हैं यार अब तो पहने भी नहीं जाते, पहले इतने लंबे लंबे वाले थे जब पहनने का शौक था ना, मुझे लगता है 200 से ऊपर होंगे। नेक्स्ट,
दी मेरी सास ऐसी हैं कि हमारे सामने तो अच्छी बनती है, पीछे बुराई करती हैं, खुद अलग करके मुझे ही बदनाम करती हैं कि मैं अलग हुई। झूठ बहुत ही है, मुझे क्या करना चाहिए? झूठ बोलने वालों का सिंपल इलाज है, वो झूठ बोल रहे हैं जो उनके सामने पड़ रहे हैं। जब आपके सामने कोई पड़े, कहीं भी ऐसा मौका लगे कि आप बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, भले स्पष्टता आपसे पूछी ना जा रही हो, उससे संबंधित बात चले, तो आप अपना पक्ष लगातार रखते रहो। तो समाज में दो राय फैलेंगी, एक सच जो आप बता रहे हो, एक झूठ जो आप उनकी सास बता रही है। तो सुनने वाला अंधविश्वास नहीं कर पाएगा किसी एक चीज पे भी, वो सोचेगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, माई एज 26, सी टेट क्वालिफाइड और बीएड, बट मुझे जॉब नहीं मिल रही काफी टाइम से, तो मैं क्लॉथ स्टिचिंग शुरू करना चाहती हूँ, क्या ये सही है? प्लीज गाइड। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो जरूर। नेक्स्ट दी, मैंने ननंद के लड़के को बताया था जो स्मोकिंग सीख गया, उसकी मम्मी से बात करूं या नहीं? मेरे देवर ड्रिंक भी करता है, लड़का पूरे दिन उनके साथ रहता है। उनको जैसे सामने बोलना जवाब देना सब सीख गया है, हो सकता है ड्रिंक भी सीख गया है। उसके फ्यूचर को लेके मुझे इतनी टेंशन हो रही है, तो उसके मम्मी पापा पर क्या बीतती होगी? उन्होंने उसे बहुत ज्यादा ही छूट दे दी, जो रहा हो रहा है इग्नोर करें क्या बस? बट एक बात और, मेरा बेटा 2.5 साल का है, उसके दादी दादा अपने बेटे नाती को नहीं अच्छा बना पाए, इसको क्या ही सिखाएंगे? उनको बस झूठा ज्ञान देना आता है, खुद को तो कुछ अप्लाई करते नहीं। मुझे मेरे बेटे की टेंशन होती है ऐसा माहौल देखकर। हस्बैंड दिल्ली जॉब करते हैं, मैं राजस्थान इन लॉज के साथ रहती हूँ। देखो, आप घुमा फिरा के अपनी नंद के नॉलेज में थोड़ा बहुत डालने की कोशिश कर दो, अगर आप इतना कंसर्न हो तो। लेकिन कोई वो नहीं है इसमें कि जरूरी कि वो माने ही आपकी बात। हो सकता है वो माँ बेटे बेटी सब एक हो जाएं और बुरी आप बन जाओ, मैंने पिछली बार भी यही कहा था। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा कंसर्न हो आप उस लड़के को लेकर, तो घुमा फिरा के मतलब बात थोड़ी सी कर दो कि थोड़ा देख लें वो। ये मत कहो कि वो उसके साथ की, मतलब दीदी एक बार देख भी लिया करो क्या क्या सीख गया, क्या क्या नहीं सीख गया, इस तरीके से बस थोड़ा सा उनके नॉलेज में ले आओ। बाकी सीधे सीधे तो मैं अभी भी यही कहूंगी कि ना ही बोलो तो अच्छा। जमाना इतनी फालतू की मदद का भलाई का है नहीं, सही बात तो ये है। और यही चीज अगर आपकी बहन होती वहां पे, आपकी नंद दूसरी मतलब अपनी बहन को बताती तो अलग हो जाती। भाभी बता रही है ना, जरूरी नहीं है कि सब कुछ वैसा ही जाए जैसा आपको लग रहा है। नेक्स्ट, नमस्ते सुनीता जी, आई एम बिग फैन ऑफ यू। मेरा सवाल यह है, मैं अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ हूँ। मेरी देवरी जाने अनजाने बातों में पहली वाली का जिक्र कर देते हैं, मेरी देवारी, जिससे माँ मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ। प्लीज आप कोई सटीक रिप्लाई दें जिससे वो चुप हो जाएं, थैंक यू। देखो, जो नहीं है वो नहीं है, या फिर आप सीधे जब कोई उनके बारे में जिक्र कर रहा है तो वो कहते हैं हाँ करती होंगी, लेकिन अब तो मैं ही हूँ, अब जो प्रेजेंट है वो मैं हूँ। सीधी बात मतलब ये है कि वो आपको नीचा दिखाने या आपको परेशान करने के लिए ही जिक्र करते हैं, और आप परेशान हो रही हैं तो उनका काम आपने बना दिया। ठीक है, तो भले आप पे असर हो रहा है, लेकिन सामने यही दिखाओ कि आपको असर नहीं हो रहा और आप अपनी जगह को लेके बिल्कुल स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट हो। तो कोई कह रही वो अच्छा खाना बनाती थी या वो ऐसी थी, हाँ तो बनाती होंगी, लेकिन अब मैं हूँ, बस बात खत्म। एक आध बार मतलब रिजिडली कह दोगे तो शायद कमी आ जाए इस चीज में। नेक्स्ट, मैम मेरी सास अकेले में मुझसे काम करवा लेती है, बट जैसे ही कोई आने वाला हो तो सब कुछ खुद बनाती है ताकि लोगों को बता सके, और तो और गेस्ट के सामने मुझे परोसती है जैसे कि मैं कुछ नहीं करती, और उनके जाते ही रूम में लेट जाएगी कि थक गई, और फिर एक स्पून भी नहीं उठाती। बहुत इंसल्ट फील होती है, क्या करूं? एक बार एक पहले भी आया था इस तरीके का क्वेश्चन, तो मैंने कहा था कि जब आप सारा काम करते हो तो मेहमानों के सामने चाहे सास आके किचन में खड़ी हो जाए चाहे नहीं हो जाए, आपको हटने की जरूरत नहीं है। और आपके सामने वो मेहमानों के सामने आपको सर्व करे कुछ करे तो क्या, अरे आज तो मम्मी, मैं तो कहूँ रोज मेहमान आए रोज मुझे थाली में खाना मिलेगा। आप भी मार दो एक तंज, झूठे के साथ झूठे सही। झूठा भी क्या, इसमें झूठ तो बोल ही नहीं रहे आप, लेकिन नौटंकी के साथ नौटंकी सही, ये कहना चाहिए। तो इतना कहना भर से ही पता लग जाएगा कि भैया आज ही टोंट हो रहा। बुरा तो लगेगा, हो सकता है बिदक भी जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत कहा सुनी भी हो जाए उसके बाद आपसे कि देखो जी मेरे सबके सामने बेइज्जती कर दी। जब ये बात आए तो कहना कि आप भी तो हमेशा मेरे सबके सामने मेरी कर देती हो, कि जैसे मैं कुछ करती ही नहीं। वो अलग चीज है कि अकेले में आपसे सारा काम करवा लेती है, मेहमान आ रहे खुद भी खड़ी होगी, लेकिन एक तो किचन मत छोड़ो, जब वो आ गई अब आप छोड़ के बैठ गए, खुद सारा बना रही है, तो वो तो वही लगेगा, जो देखेगा आदमी वही तो सोचेगा। तो कर रही है करने दो, आप किचन मत छोड़ो, लेकिन उस टाइम पे जब रोज खुद करते हो तो। नेक्स्ट, हेलो मैम, आपके वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली है अपनी मैरिज लाइफ को सिंपल बनाने में। चलो जी, अच्छा लगा मुझे सुन के।
हाय दी, मैं आपके एपिसोड देखती हूँ। मेरे हस्बैंड पर 10 लाख का कर्ज है, जिसमें से अभी 5 लाख का लोन लेने की सोची है, जिसकी पर मंथ 10,000 की किस्त जाएगी। और मेरे हस्बैंड की ऑलरेडी एक लोन की किस्त जाती है। अर्निंग मेंबर हम दोनों हैं। मेरी फैमिली में सास और देवर है। मैं दूसरी सिटी में जॉब करती हूँ। हस्बैंड ससुराल ही रहते हैं। ससुराल वाला घर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी सास हमेशा ये कहती है कि वो तो देवर का है, मैं और मेरे हस्बैंड तो बाहर रहेंगे तो बना लेंगे। मेरे हस्बैंड की जॉब उनके फादर की जगह लगी है। अभी देवर की शादी भी करनी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और भी बहुत जिम्मेदारी है। मेरा घर बनाने के लिए कैसे मैनेज करूं, क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम है और दूसरी सिटी में रहती हूँ, तो मेरा भी खर्चा है, रेंट एंड ऑल। प्लीज एडवाइस। सॉरी कमेंट बड़ा हो गया। देखो, एक कागज पे बैठ के लिखो, टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल खर्चे कितने हैं, नंद की शादी के लिए या देवर के लिए, जो भी है इन्वेस्टमेंट, जो अपकमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए आप महीने का कितना निकाल रहे हो। ठीक है। आई एम श्योर कि ये सब करने के बाद भी एक अमाउंट आप मैनेज करने में कामयाब हो जाओगे, जो आप अपने घर के लिए सेव करना शुरू करो। एक 15 लाख तक का आप अगर अमाउंट अपना कर लेते हो, बाकी बैंक लोन मिल जाएगा, तब आप अपना घर लेने की स्थिति में आ जाओगे। नेक्स्ट मैम, एक क्वेश्चन पर है मेरा। मेरा छोटा भाई है जो 30 साल का है, ओल्ड, शादी नहीं करना चाहता है। उसे बहुत समझा लिया सबने। मेरी भाभी थोड़ी सी जुबान की तेज है, वो मम्मी पापा को कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देती है। मेरी शादी में भी थोड़ी प्रॉब्लम रह चुकी है। वो बोलता है जब मेरे भाई बहन खुश नहीं है शादी करके तो मैं क्यों करूं। मम्मी को कैंसर है, उनका ट्रीटमेंट हो चुका, बहुत समझा लिया सबने। बोलता है कर दो शादी, उसको डिवोर्स दे दूंगा, भाग जाऊंगा। घर वालों को बोला मत करो किसी लड़की की लाइफ बर्बाद इससे शादी करा के, पर पापा मम्मी बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी बहुत चिंता करते हैं, दोनों बहुत रोते हैं। प्लीज हेल्प, सजेस्ट समथिंग। देखो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह सही है, और जब तक वो मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि किसी लड़की की जिंदगी उसके साथ खराब मत करो। ये हो सकता है थोड़ा फिल्मी तरीके से कि उसकी लाइफ में कोई अलग ही लड़की आए, उसको प्यार ही हो जाए उससे, तो हो जाए। अगर उस भगवान से प्रार्थना करें, उसके नसीब में शादी करनी लिखी होगी ना, तो अपने आप उसकी जीवन संगिनी उसकी लाइफ में आ जाएगी। ज्यादा स्ट्रेस ना लें। नेक्स्ट। हाय दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जी। एक चीज बहुत परेशान कर रही है मुझे। मेरी पुरानी जीमेल आईडी थी जिसमें मैंने वीडियो डाले थे यूट्यूब में, कुकिंग और कुछ मेरी बेटी के वीडियो से। कोई दिक्कत तो नहीं, पर जो मैंने कुकिंग वीडियो डाली थी तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है अगर कोई पहचान वाला देखेगा तो क्या रिएक्ट करेगा मेरे बारे में। अब पुरानी मेरी जीमेल आईडी खुल नहीं रही है, नंबर चेंज हो गया, तो मैं ना वो डिलीट कर सकती हूँ ना ही प्राइवेट कर सकती हूँ। बहुत ट्राई कर लिया मैंने, लेकिन नंबर चेंज हो गया है तो वह नहीं खुल रही है। प्लीज कुछ बताओ। मैं सब चीज सोचूं, इतनी सी चीज है लेकिन तो बहुत टेंशन हो रही है दिमाग में। कभी लगता है कुछ गलत तो नहीं, लेकिन उसमें कभी थोड़ा सा डाउट में आ जाती हूँ सोचकर। अरबों वीडियो पड़ी है, अगर वो वीडियो किसी के पास चली भी गई है कुछ भी है, तो आप खाना ही तो बना रही हो, इतना क्यों स्ट्रेस ले रही हो कि कोई क्या सोचेगा। सिंपल। और वैसे तो जब ये जीमेल खुल नहीं रही है वो, इसका भी अगर आप गूगल पे देखोगे, इतना मुझे टेक्निकल नहीं है, जब मैं ऐसा अटकती हूँ तो मैं भी पढ़ पढ़ के आगे चलती हूँ गूगल पे कि हाँ क्या कह रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियो देख ली, कुछ कर लिया। लेकिन होता नहीं है ज्यादातर चीजों में कुछ इससे फायदा। जितना हमें समझ में आ रहा है स्क्रीन पे पढ़ के, उतना ही वो लोग बता रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कहूंगी, अगर नहीं भी खुल रही तो इतनी बड़ी बात नहीं है, कुकिंग वीडियो इजी तो थी। ठीक है। नेक्स्ट मैम, मेरी चचिया सास के घर भंडारा था, सबका बुलावा आया था। मेरी सासू माँ ने मना कर दिया, तबीयत खराब है, बहुत गर्मी है। फिर अगले दिन फोन आया, नहीं चलना है, मजबूर किया। लेकिन जो कॉल आया था ना, उसमें भी बहू माँ ने गीतानी की ही बोला। क्या? बहू माँ ने जेठानी होगा, वो नहीं आ सकती, उसके बच्चे ट्यूशन का टाइम है, ऐसा बोल के मना कर दिया। लेकिन मेरे बारे में किसी ने पूछा भी नहीं। सासू माँ मेरा नाम लिया, वो आएंगी कि नहीं मुझे कोई पूछने वाला नहीं। ये वाली बात काफी टाइम से हर्ट हो रहा था, क्या समझाऊं अपने आप को? प्लीज आंसर मी मैम। आपको अपने रिश्तेदारों में इंपॉर्टेंस चाहिए, लेकिन आपकी सास और जेठानी ने ऐसी फील्डिंग आपकी सेट कर रखी है कि कोई आपकी वैल्यू है नहीं। ऐसी कंडीशन में मैं तो आपको कहूंगी कि आप ना, अगर आपको लगता है ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जाना आना शुरू कर दो। जब कोई आपको ढंग से नहीं पूछ रहा है ना कि बहू आना, छोटी वाली को भी लेके आना, तब भी आप खुद चलो कि भाई मेरे को जाना है, मेरा मन है, और एक्चुअली आपका मन है ना? तो जब आप जाने आने लगोगे, तब लोगों को आपकी आदत हो जाएगी कि भैया वो नहीं आई, या वो तो आ जाती है, वो क्यों नहीं आई, इस तरीके से तब शायद आपकी पूछताछ शुरू हो जाए। है ना? ये मत सोचो कि आपको कोई बहुत ज्यादा खास करके बनाएगा तब आगे, क्योंकि आपके घर वालों ने ही आपको ऐसा कर दिया कि कोई आपको पूछ ही नहीं रहा। तो अगर आपको अपना करवाना है कि भाई मेरे को भी कोई याद रखे, पूछे, तो जब आए ना परिवार के लिए निमंत्रण, तो आप खुद ही चली जाया करो।
नेक्स्ट, हाय मैम, अच्छा लगा आपने मेरे कमेंट्स के आंसर दिए। मैं एमएससी बीएड सीटेट क्वालिफाइड हूँ। मैं 2020 से अपनी हिम्मत हार कर बैठ गई थी और कोई एग्जाम के फॉर्म फिल कर एग्जाम देने नहीं जाती थी, जिससे मैं डर गई थी और मैंने गिव अप कर दिया। लेकिन जब आज आपको देखती हूँ तो हिम्मत आती है, फिर से मूव ऑन कर रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए 36 एज हो गई है, एक 5 साल का बेटा है, एक 4 मंथ का, और जीवन से खुश हूँ। ससुराल और मायके का भी सम्मान प्यार मिला है बहुत। खुद को आपसे थोड़ा थोड़ा जोड़ पाती हूँ। आप अच्छा काम कर रही हैं, कंटिन्यू योर वर्क लाइक दिस। आपकी बेटियां खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दुआओं के लिए। ईश्वर करे आपके वचन सत्य हों। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड मुझे गाली निकालते हैं, हमेशा मेरी गलती निकालते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक तरफ कहते हैं कि चली जा, तेरे पापा भी तुझे नहीं रखेंगे। मेरे पापा तो कहते हैं कि लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन वो मेरे पापा का नाम लेते हैं, उन्हें गाली निकालते हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स को निकालते हैं मेरे सामने। फोन पे फौरन है। दूसरी तरफ कहते हैं मैं तुझे कौन सा छोड़ दूंगा, मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊं। मेरा मन कहीं नहीं करता रहने का, क्या मैं रूम रेंट पर लेकर हूँ, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सैलरी भी कम है, जिससे बस 1 साल निकल सकता है। मैं मन बहुत दुखी है, बात करने का मन नहीं करता, क्या करूं, प्लीज रिप्लाई। बात करने का अगर आपका मन नहीं करता तो बात मत करो। सिर्फ लिमिटेड और फॉर्मल बातें करो। दूसरी चीज, गाली जब निकालते हैं आपके पापा को या उनको, तो एक तो इन्हें तो मना करो कि मैं भी अगर आपके पेरेंट्स को गाली निकालने लगूँ तो सही है, बात मेरे तक हो रही है, मेरे तक ही रख लो। दूसरा, जो बाप कह रहे हैं ना कि भैया ये तो चलता रहता है और बीच में नहीं पड़ रहे, लड़की बार बार परेशान हो रही है, उन्हें भी बताओ कि मैं वहां आपके लिए ही लड़ रही हूँ। थोड़ा सा उन्हें भी रियलाइजेशन होना चाहिए। मतलब शादी करके ऐसे हो गया कि बिल्कुल ही कोई मतलब ही नहीं है, बच्चा फिर इसी कंडीशन में तो है ना, आप रह सकते हैं ना, कहीं निकल सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं। तभी तो लड़कियां सोचती हैं कि भैया मैं कहाँ जाऊं। कई बार उन्हें कोई राह नहीं दिखती तो वो सुसाइड तक कर लेती हैं। तो अगर लड़की कह रही है कि परेशानी है तो उसको बैठ के बात करके सुलझाते क्यों नहीं सारे लोग। यही कमी है हम लोगों के सोसाइटी में, ज्यादातर जो दिक्कत आ रही है वो इसीलिए आ रही है। तो अगर कोई नहीं सुलझा रहा, खुद से सुलझाओ। बात अगर आदमी ये कर रहा है कि मुंह खोल रहा है गटर की तरह बकवास ही कर रहा है, मैं तो बात ही मत करो उससे कि तुम अपने आप में ही मस्त रह ले, हम अकेले ठीक। घर छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन उसी घर में रहते हुए अकेले रह सकते हो, कम से कम कलेश तो नहीं होगा। नेक्स्ट, दीदी सॉरी आजकल मेरे क्वेश्चन कुछ ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरह सही सलाह देने वाला और कोई नहीं है मेरी लाइफ में, इसलिए हर प्रॉब्लम में आपकी याद आती है। हमने 2020 में खुद का घर लिया था, तब भी मेरी जेठानी के पियर वालों को सबको इनवाइट किया था। उसके बाद उन्होंने 2024 में घर लिया, तब मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाया। इस वजह से मुझे जाने का मन नहीं था, लेकिन सास ससुर का मन रखने के लिए मैं चली गई। नेक्स्ट ईयर जेठानी के भाई की शादी में बुलाने पर भी मैं नहीं गई, सिर्फ मेरे हस्बैंड गए, तो उसने रिलेटिव्स में बातें फैलाना चालू कर दिया कि ये तो कहीं जाती नहीं, और इसलिए उसके भाई के घर गोद भराई के फंक्शन में मुझे और मेरे हस्बैंड को नहीं बुलाया। अब मेरे भाई के यहाँ सेम फंक्शन आ रहे हैं, नया घर और गोद भराई। मेरी मम्मी कह रही है कि तेरे जेठ जेठानी को बुलाना चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें बुलाने दो, आती हैं तो ठीक, नहीं आती हैं तो ठीक। देखो, आपका जाना ना जाना आपका डिसीजन, ठीक है, लेकिन वहां बुलाना ना बुलाना वो आपके पेरेंट्स का डिसीजन है। उनको टेक्निकली राइट होना है, होने दो। अब वो पशोपेश में पड़ेगी कि जाऊं ना जाऊं, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं सुबह 9 से रात को 9 तक जॉब करती हूँ, मेरे लिए कोई टाइम टेबल बताइए, घर के काम पूरे नहीं हो पाते हैं। मैं यह मत कहिएगा कि मेड लगा लो, नहीं लगा सकती। 2 बेटे हैं, 8th में और 7th में। हस्बैंड का मन करता है तो कभी कभी हेल्प कर देते हैं, जैसे सब्जी बना दी या कभी सफाई कर दी, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप मेरा टाइम टेबल सेट करके बताइए, प्लीज हेल्प दीजिए। देखो, मैं अपना पर्सनल कहूँ ना, जितना काम मैंने अपनी जान को जोड़ रखा है, घर का काम सुबह का जो होता है ना, 2 घंटे 20 मिनट फिक्स है। उसमें आप, अगर आपका घर 100 गज तक का है, बल्कि मैं तो अब ऊपर का भी जोड़ती हूँ कि एक पोर्शन में ऊपर का भी करती हूँ, ठीक है, तो उसमें भी आप 2.5 घंटा लगा लो। उसमें आप झाड़ू पोछा, ठीक, पूजा, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, ठीक है, ये तक काम आप कर लोगे। एक्सरसाइज कर लोगे उतनी देर में। ये काम आपका सुबह 2 घंटे 20 मिनट का। आप 9 बजे से जॉब कर रहे हो, 8:30 अगर आप अपने घर से निकल रहे हो, तो 6 बजे से 8:30 बजे तक आप सुबह इतने काम करके जाओ। आप क्या बचा? आपका लॉन्ड्री का लोड, ठीक है, सुबह से शाम तक के बर्तन और डस्टिंग, रात का खाना, ये सब रात की क्लीनिंग। इसमें अगेन मैं कहूंगी 1 घंटा लगेगा आपको ऊपर के काम निपटाने में, जिसमें आपके बर्तन, लॉन्ड्री और डस्टिंग, ये काम निपट जाएंगे, ठीक। अब आप 9 बजे भी आ रहे हो रात को,
तो 9 से 10 पहले आप अपना खाना बनाओ, किचन का काम निपट गया आपका 1 घंटे में, खाना बनाओ और 1 घंटे में कोशिश करो कि खा लो। नहीं खा पाए तो 10 से 11 आप अपना खाना खा पी के पौन घंटे में 45 मिनट में काम समेटो। क्योंकि अगर हम सोचें जी पिच परफेक्ट जो 12 घंटे की ड्यूटी कर रही है उसका घर एक होम मेकर के घर जैसा नहीं होएगा। ठीक, बाकी ये मतलब 7 काम है, ये है। अब आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगी चाहे कैसे ही कर लो, कितना ही आप इधर उधर कर लो, ठीक है, बच्चों को आप नहीं पढ़ा पाओगे, उसके लिए आप ट्यूशन की व्यवस्था करो। कपड़े का है, लॉन्ड्री के लिए आप आधा घंटा जैसे मैं डेली रखती हूँ वैसे रखो। तो कुल मिला के जो मुझे लगता है अगर आप सुबह शाम के सारे मिला लो ना, घर का काम 4 घंटे 4.5 घंटे, पूरे 24 घंटे में इतने घंटे अगर आप डेली देते हो ना, आपका सर्वाइवल मोड ऑन रहेगा, आपकी गृहस्थी चल जाएगी नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो अपने दिमाग से बोझ हटा दो कि हाय मैं तो 9 बजे जा रही हूँ, रात को 9 बजे आ रही हूँ। और दूसरी चीज, जो 12 घंटे आप ऑफिस में रहते हो वहां पर अपना खाना पीना, बीच बीच में चलना, ये सब चीजें आप रखो, ताकि 12 घंटे आप काम करके आ रहे हो, ये दिमाग पे बोझ मत रखो। काम कर रहे हो, घर पे भी रह रहे हो तब भी काम कर रहे हो। मैं तो अब ऐसी रखती हूँ कि घर पे ही मैं कौन सा खाली बैठ रही हूँ, तो बाहर भी अगर लंबी ड्यूटी हो गई तो भी क्या है, वहां गए, वहां चलते फिरते रहो, खाना पे खाते पीते रहो, घर आए फिर घर पे शुरू हो गए। कुल मिला के ये आ गया भैया मुझे 18 18.5 घंटे काम करना है, चाहे मैं घर पे करूँ या बाहर करूँ। तो ये केवल माइंड सेट आप चेंज कर लोगी, आ जाएगा लाइन पे। उसके लिए शरीर चलना जरूरी है, अपने खाने पीने में जो आपको सुख दे ऐसा खाना, और साथ में सुबह की 10-15 मिनट की स्ट्रेचिंग जरूर करो। बॉडी से इतना काम लेना तो बॉडी का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, फिर सब कर लोगे। नेक्स्ट, दीदी एक बात बताओ, आपका बैटरी का बटन कहाँ है, चलती ही रहती हो। देखो आ गई ना वही बात। पर आप थकते नहीं, आई लव यू, आपके चक्कर में सब सीख रही हूँ, समझदार हो रही हूँ, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम, मुंह पे जवाब देना, ताने पे कैसे कब रिएक्ट करना है, कब मुंह बनाकर दूसरे को दिखाना है, क्या इग्नोर कर देना है। जाओ तुमको सब सीख गई हूँ, सच में मजाक नहीं, कभी आपसे मिली तो पर चूंगी आपके ऐसे ग्रेटिट्यूड, पैर छूंगी होगा। एज रिस्पेक्ट, थैंक यू दीदी, मम्मा बॉयज को भी लाइन पे ले आई हूँ, गीता की तरह हम सबको गाइड करती हो आप, ये तारीफ नहीं है रिस्पेक्ट है। एड पूरी देखना, कुछ और भी लेना हो तो आपके एफिलिएट अकाउंट के लिंक पे क्लिक करके कुछ और ये या जो आपने बोला वो लेना, या थैंक्स है दिल से। मैं सबको बोलूंगी कि करो जाओ जो कर सकते हो, करो जो कर सकते हो दीदी के लिए। थैंक यू सो मच इतने ग्रेटिट्यूड वाले और इतने प्यारे से कमेंट के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं था लेकिन एक सक्सेस स्टोरी मैं इसको कंसिडर करूंगी। और दूसरा कि ऐड जो वीडियो पे ऐड चलते हैं उनसे मेरी अर्निंग होती है, तो एक बार मैंने शेयर करा था कि अगर आप वो पूरा देखें तो मेरी अर्निंग बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मेरे लिए टोकन ऑफ लव होगा। तो ये भी ये जैसे कह रही है ना, तो वो पूरा देखती हैं हमेशा, अगर 2 ऐड आ रहे हैं वो स्किप नहीं करती। और दूसरी चीज ये है कि एक लॉजिक होता है कि जहां हम 1-1.25 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, अगर हमने 5 मिनट का 3 मिनट का अगर हमने देख लिया या चल ही तो रहा है पॉडकास्ट की तरह, सामने वाले क्रिएटर का आपने जो भी है वो उसका कंटेंट आपके अगर किसी काम का आया तो आपने उसको इस तरीके से थैंक्स बोल दिया। तो अगर आप लोग भी पूरे वीडियो में जो एड्स आते हैं उनको पूरा देखते हैं ना, तो मुझे कमेंट के जरिए बताया करिए, तो मेरा दिल और खुश हो जाता है कि हाँ कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो इस तरीके से मेरे लिए अपने एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये फीलिंग ही बहुत अच्छी होती है कि कोई सामने वाला हमारे लिए कुछ एफर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मेरा बच्चा 4 साल का है, 5 साल का और 4 मंथ का है, लेकिन अभी वह फर्स्ट में जा रहा है, लेकिन मैं बोलती हूँ 6 साल का होना चाहिए फर्स्ट में जाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा बाद में। नहीं, 5+ हो गया ना, 6 में लग गया वो तो जा सकता है, ठीक है, इतना तो चलता है कुछ महीने का। तो ये हो गया एपिसोड 205 के सारे जवाब, कोई नहीं छोड़ा है अगेन मैंने, फिर भी किसी का छूट गया हो तो लेटेस्ट वीडियो में कमेंट कर देना। अब आपको ये काम की लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी के काम की लगे तो उसको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये एक मेरे हिसाब से भलाई का काम है। तो मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।